स्वागत है। आज हम छत्तीसगढ़ के कह सकते हैं जीवंत लोक नृत्यों की दुनिया में एक गहरी डुबकी लगा रहे हैं। जी हाँ। हमारे सामने जो स्रोत है वो इन नृत्यों का एक अच्छा परिचय देता है, उनकी विविधता और उनके पीछे छिपे अर्थों को सामने लाता है। बिल्कुल। हमारा इरादा क्या है? सिर्फ ये जानना नहीं कि ये कौन कौन से नृत्य हैं, बल्कि ये समझना कि ये नृत्य छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए सिर्फ मनोरंजन का साधन क्यों नहीं है। सही बात है। कैसे ये उनकी संस्कृति, उनके धार्मिक विश्वास, उनके सामाजिक ताने बाने और यहाँ तक कि उनके रोजमर्रा के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। हम देखेंगे कि कैसे मैदानी इलाकों से लेकर बस्तर के घने जंगलों तक हर क्षेत्र की अपनी एक खास नृत्य परंपरा है जो वहाँ के जीवन को दर्शाती है। आपने बिल्कुल सही कहा। ये नृत्य महज कदम ताल और गीत नहीं है, ये पीढ़ियों से चली आ रही कहानियां हैं, सामाजिक व्यवस्थाओं का प्रतिबिंब है। हाँ। और प्रकृति के साथ इंसान के जटिल रिश्ते को बयान करते हैं। स्रोत हमें दिखाता है कि कैसे अलग अलग समुदाय, चाहे वो मैदानी हो या आदिवासी, जी, अलग अलग मौकों पर, मतलब फसल कटाई से लेकर शादी ब्याह और धार्मिक उत्सवों तक, अपनी भावनाओं, अपनी आस्थाओं और अपनी पहचान को इन नृत्यों के जरिए अभिव्यक्त करते हैं। तो फिर देर किस बात की, चलिए इस सांस्कृतिक यात्रा पर निकलते हैं और छत्तीसगढ़ के इन प्रमुख लोक नृत्यों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। जरूर। सबसे पहले सुआ नृत्य से शुरुआत करते हैं। स्रोत बताता है कि ये मैदानी छत्तीसगढ़ जैसे दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर और रायगढ़ जैसे जिलों में बहुत लोकप्रिय है। हाँ, मैदानी इलाकों में काफी प्रचलित है ये। दिलचस्प बात यह है कि इसे मुख्य रूप से अविवाहित कन्याएं और महिलाएं ही करती हैं। जी। और इसका समय भी खास है, दिवाली के आसपास, जब नई धान की फसल कटकर घर आती है। हाँ, फसल के आने की खुशी। कल्पना कीजिए, जमीन पर मिट्टी या लकड़ी का बना एक तोता जिसे सुआ कहते हैं। हाँ। और महिलाएं उसके चारों ओर घेरा बना के गा रही हैं और नाच रही हैं। ये देखने में कितना सुंदर लगता होगा। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक साधारण घेरा नहीं है, वो सुआ यानी तोता एक तरह से संदेशवाहक का प्रतीक माना जाता है। अच्छा, संदेशवाहक। हाँ, महिलाएं उसके माध्यम से अपने मन की बात, अपनी पीड़ा, अपनी उम्मीदें व्यक्त करती हैं। स्रोत इसे बिल्कुल सही नारी भावना का प्रतीक नृत्य कहता है। इसके गीतों में आपको प्रेम, विरह, भावी जीवन साथी की कल्पना मिलेगी, ससुराल की चिंताएं या मायके की यादें। मतलब बहुत व्यक्तिगत भावनाएं। हाँ, बिल्कुल। उदाहरण के लिए कई गीतों में नई दुल्हन की ससुराल में अपनी जगह बनाने की कोशिश या फिर प्रियतम तक संदेश भेजने की कामना झलकती है। ये सीधे तौर पर महिलाओं के निजी अनुभवों और उनकी भावनाओं को आवाज देता है। हाँ। खासकर उस समाज में जहां शायद खुलकर अपनी बात कहना हमेशा आसान न हो। सही कहा। फसल की खुशी के साथ ये व्यक्तिगत भावनाएं जुड़कर इसे और भी गहरा बना देती हैं। ये तो वाकई बहुत मार्मिक है कि कैसे एक तोता महिलाओं की भावनाओं का प्रतीक बन जाता है और नृत्य उनकी अभिव्यक्ति का जरिया। जी। अच्छा, सुआ नृत्य जो मुख्य रूप से महिलाओं से जुड़ा है, उसके बाद हम एक ऐसे नृत्य पर आते हैं जिसमें पुरुषों की प्रमुख भूमिका है, पंथी नृत्य। हाँ, पंथी नृत्य। स्रोत बताता है कि ये सतनामी समाज की पहचान है और दुर्ग, रायपुर, कबीरधाम जैसे इलाकों में ज्यादा देखने को मिलता है। जी, सतनामी समुदाय का बहुत महत्वपूर्ण नृत्य है ये। हाँ, इसे सतनामी पुरुष और युवक करते हैं और इसका अवसर भी धार्मिक होता है, जैसे गुरु घासीदास जयंती या माघ पूर्णिमा। बिल्कुल, धार्मिक अवसरों पर ही होता है। स्रोत में इसके शारीरिक कौशल का जिक्र है, जिम्नास्टिक जैसी मुश्किल मुद्राएं, पिरामिड बनाना और बहुत सदे हुए तालबद्ध कदम। ये सिर्फ नृत्य लगता है या इसमें और भी कुछ है? इसमें नृत्य से कहीं ज्यादा है। पंथी नृत्य वास्तव में आध्यात्मिकता, अनुशासन और शारीरिक क्षमता का एक अनूठा संगम है। अच्छा। वो जो पिरामिड बनते हैं या हवा में कलाबाजियां होती हैं, वो सिर्फ दिखावा नहीं है, वो सतनामी समुदाय के गुरु घासीदास के संदेशों का, मतलब मन की एकाग्रता, शारीरिक साधना और सामाजिक बुराइयों पर विजय का प्रतीकात्मक प्रदर्शन है। ओह, तो ये प्रतीक हैं। जी, इसके गीतों में सतनाम पंथ के सिद्धांत, गुरु के उपदेश, समानता और सदाचार की बातें होती हैं। तो एक तरफ नर्तक अपने शरीर को साधते हुए दिखते हैं, दूसरी तरफ वे एक गहरा आध्यात्मिक और सामाजिक संदेश भी फैला रहे होते हैं। इसीलिए स्रोत इसे आध्यात्मिक और अनुशासित नृत्य कहता है। समझ गया। यह दिखाता है कि नृत्य कैसे मनोरंजन के साथ साथ धार्मिक शिक्षा और सामाजिक चेतना का भी माध्यम बन सकता है।
शारीरिक अनुशासन यहाँ आध्यात्मिक अनुशासन का ही एक रूप है, कह सकते हैं। शारीरिक कौशल और आध्यात्मिकता का ऐसा मेल वाकई प्रभावित करता है। सतनामी समुदाय की इस अनूठी अभिव्यक्ति के बाद अब रॉट नाचा की तरफ चलते हैं। हाँ, रॉट नाचा। स्रोत के अनुसार ये भी दिवाली के समय होता है और पूरे छत्तीसगढ़ में, खासकर रायपुर और दुर्ग जिलों में इसकी धूम रहती है। जी, काफी लोकप्रिय है ये भी। इसे करने वाले यदुवंशी समुदाय के लोग हैं, जिन्हें ग्वाला या राउत भी कहा जाता है। हाँ, राउत लोग। गोवर्धन पूजा के बाद शुरू होकर ये कई दिनों तक चलता है। पारंपरिक रंगीन वेशभूषा, मोरपंख लगी पगड़ी, हाथ में सजी हुई लाठियां। हाँ, वो लाठियों वाला नृत्य। और ढोल नगाड़ों की जोशीली थाप पर पुरुषों का समूह नाचता है। स्रोत बताता है कि ये अक्सर घर घर जाकर आशीष देते हैं और नाचते हैं। हाँ, और ये सिर्फ घर घर जाकर नाचना या आशीष देना नहीं है। रॉट नाचा सीधे तौर पर भगवान कृष्ण और गोप ग्वालों के जीवन से जुड़ा है। अच्छा, कृष्ण से जुड़ा हुआ है इसका? बिल्कुल। उनकी वेशभूषा, लाठियों का टकराना, नृत्य की ऊर्जा, ये सब कृष्ण की लीलाओं, उनकी वीरता और ग्वालों के जीवन का स्मरण कराता है। ये नृत्य यदुवंशी समुदाय के लिए अपनी पहचान, अपनी कृष्ण भक्ति और अपनी सामाजिक एकजुटता को प्रदर्शित करने का एक बड़ा अवसर है। हाँ, ये तो है। ढोल, मृदंग और टिमकी जैसे वाद्यों की गूंज में वे न केवल अपनी आस्था व्यक्त करते हैं, बल्कि अपने समुदाय के गौरवशाली इतिहास और सामाजिक बंधन को भी मजबूत करते हैं। सही। इसीलिए इसे कृष्ण भक्ति और सामुदायिक एकता का प्रतीक कहा गया है। सही। ये उनके लिए एक वार्षिक उत्सव से बढ़कर अपनी जड़ों से जुड़ने का माध्यम है। कृष्ण भक्ति और सामुदायिक एकता का ऐसा जीवंत प्रदर्शन, ये दिलचस्प है कि कैसे पंथी और रॉट नाचा दोनों ही नृत्य विशेष समुदायों की पहचान और आस्था से गहरे जुड़े हुए हैं। जी हाँ, बिल्कुल। अब मैदानी इलाकों से थोड़ा उत्तर की ओर चलते हैं। सरगुजा, कोरिया, जशपुर जैसे आदिवासी बहुल क्षेत्रों में स्रोत यहाँ कर्मा नृत्य को बहुत महत्वपूर्ण बताता है। हाँ, कर्मा नृत्य उत्तर छत्तीसगढ़ और आसपास के आदिवासी इलाकों में बहुत महत्वपूर्ण है ये। इसे वहाँ के प्रमुख आदिवासी समुदाय जैसे ओराम, गोंड, बैगा आदि के युवक युवतियां मिलकर करते हैं। जी, युवक युवतियां दोनों। इसका मुख्य अवसर कर्मा पर्व होता है, जो अच्छी फसल और खुशहाली के लिए मनाया जाता है और भाद्रपद या आश्विन महीने में आता है। हाँ, कर्मा पर्व के दौरान स्रोत के अनुसार इसमें एक खास पेड़ करम वृक्ष की डाली या टहनी को आंगन में गाड़कर उसकी पूजा की जाती है। जी, करम डाली की पूजा होती है। हाँ, और फिर युवक युवतियां गोल घेरे में एक दूसरे का हाथ पकड़कर रात भर नाचते गाते हैं। बिल्कुल। कर्मा नृत्य का सबसे अहम पहलू, जैसा कि स्रोत इशारा करता है, वो है प्रकृति के साथ इसका अटूट रिश्ता। प्रकृति से जुड़ाव। हाँ, करम वृक्ष जिसे कर्म का प्रतीक माना जाता है, उसकी पूजा ही प्रकृति के प्रति सम्मान और निर्भरता को दर्शाती है। ये नृत्य अच्छी फसल की कामना और प्रकृति माँ को धन्यवाद देने का एक तरीका है। इसके गीतों में भी आपको प्रकृति का वर्णन मिलेगा। बदलते मौसम, जंगल, जानवर, खेतीबाड़ी के काम और साथ ही आपसी प्रेम और सामाजिक रिश्तों की बातें भी होती हैं। अच्छा। युवक युवतियों का हाथ में हाथ डालकर गोल घेरे में नाचना उनकी सामुदायिक एकता और सामूहिकता का प्रतीक है। इसीलिए इसे बिल्कुल सही प्रकृति और कृषि आधारित नृत्य कहा गया है। सही है। ये दिखाता है कि कैसे इन समुदायों का जीवन, उनकी आस्था और उनकी कला प्रकृति के चक्र से कितनी गहराई से जुड़ी हुई है। प्रकृति से इतना सीधा और गहरा जुड़ाव वाकई आज के समय में दुर्लभ लगता है। उत्तर छत्तीसगढ़ के इस प्रकृति प्रेम से भरे नृत्य के बाद अब हम राज्य के दक्षिणी छोर यानी बस्तर का रुख करते हैं। हाँ, बस्तर, जो अपनी विशिष्ट और समृद्ध जनजातीय संस्कृति के लिए पूरे देश में जाना जाता है। यहाँ का गौर नृत्य तो काफी प्रसिद्ध है। जी हाँ, गौर नृत्य बहुत मशहूर है। स्रोत बताता है कि यह बस्तर और आसपास के दक्षिणी इलाकों की माड़िया या दंडामी माड़िया गोंड जनजाति का प्रमुख नृत्य है। हाँ, माड़िया जनजाति का। इसे शादी ब्याह, बड़े उत्सवों या महत्वपूर्ण पूजाओं के अवसर पर किया जाता है। लेकिन सबसे खास बात इसकी वेशभूषा है। नर्तक अपने सिर पर जंगली भैंसे यानी गौर, बाइसन के असली सींगों से बना मुकुट पहनते हैं। हाँ, वो सींग वाला मुकुट। जिस पर कौड़ियों और मोरपंखों की सजावट होती है, कमर में पीतल की घंटियां बंधी होती हैं। ये कल्पना करना ही रोमांचक है। और ये सिर्फ एक आकर्षक वेशभूषा नहीं है,
ये वेशभूषा और पूरा नृत्य प्रदर्शन ही गौर जानवर की शक्ति, उसकी चाल और उसके स्वभाव का अनुकरण है। अच्छा, अनुकरण करते हैं। जी। गौर नृत्य असल में मारिया जनजाति की शक्ति, उनके साहस, शिकार कौशल और उनके जनजातीय गौरव का प्रतीक है। नर्तक गौर की तरह झूमते हैं, कूदते हैं, जमीन पर सींग मारने का अभिनय करते हैं। इसमें शिकार के दृश्यों और वीरतापूर्ण कार्यों का नाटकीय मंचन भी होता है। ओ, अभिनय भी। साहस और जनजातीय गौरव का प्रतीक कहता है, जो बिल्कुल सटीक है। ये नृत्य दर्शकों को उस समुदाय के जीवन के संघर्ष, उनकी बहादुरी और जंगल के परिवेश से उनके गहरे सम्मानजनक रिश्ते का एहसास कराता है। ये उनकी पहचान और अस्तित्व का एक शक्तिशाली बयान है। शक्ति, साहस और जनजातीय गौरव, ये शब्द गौरा नृत्य की उस भव्यता और भावना को सही मायनों में पकड़ते हैं। बिल्कुल। बस्तर की धरती पर ही एक और दिलचस्प नृत्य है जिसका जिक्र स्रोत में है, रेला नृत्य। ये भी क्या गौर नृत्य जैसा ही है या अलग है? थोड़ा अलग है। स्रोत के अनुसार रेला नृत्य भी बस्तर और अन्य जनजातीय क्षेत्रों में गोंड और बैगा जैसी जनजातियों द्वारा किया जाता है। जी। लेकिन इसका अवसर थोड़ा अलग है। ये अक्सर मेलों, त्योहारों या फिर खेती-बाड़ी का कठिन काम पूरा होने के बाद सामूहिक खुशी मनाने के लिए किया जाता है। हाँ, ये खुशी और उल्लास का नृत्य ज्यादा है। बताया गया है कि ये बहुत तेज लय और गतिशीलता वाला नृत्य है। इसमें युवक युवतियां मिलकर भाग लेते हैं। हाँ, रेला नृत्य की पहचान ही उसकी ऊर्जा, उसकी तेज गति और उसका उल्लास है। गौर नृत्य जहाँ वीरता और अनुष्ठान पर केंद्रित है, वहीं रेला विशुद्ध रूप से आनंद और उमंग का नृत्य है। अच्छा, आनंद और उमंग। जी, इसमें युवक युवतियां पंक्तियों में या घेरे में बहुत तेजी से कदम मिलाते हुए नाचते हैं। मांदर, टिमकी और कभी-कभी थाली जैसे ताल वाद्यों का जोरदार और तेज लय में इस्तेमाल होता है, जो नृत्य की गति को और भी बढ़ा देता है। स्रोत बताता है कि इसकी लय इतनी संक्रामक होती है कि देखने वाले भी अक्सर खुद को थिरकने से रोक नहीं पाते। हाँ, ऐसा होता होगा बिल्कुल। ये नृत्य सामूहिक उत्सव, जीवन के प्रति उत्साह और युवा ऊर्जा का प्रतीक है। ये दिखाता है कि कैसे नृत्य सामुदायिक खुशी और मेलजोल का एक शक्तिशाली जरिया बनता है। ऐसा लगता है कि ये दिन भर की मेहनत के बाद तनाव मुक्त होने और साथ मिलकर जश्न मनाने का एक शानदार तरीका है। बिल्कुल। अच्छा, इन प्रमुख नृत्यों के अलावा स्रोत में 2 और नृत्यों का संक्षिप्त जिक्र है, देवार नृत्य और मंडरिया नृत्य। इनके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, उनका भी जिक्र है। देवार नृत्य के बारे में कहा गया है कि ये मध्य छत्तीसगढ़ में प्रचलित है और इसे देवार जाति के लोग करते हैं, खासकर धार्मिक अवसरों और त्योहारों पर। इसमें लोक गीतों के साथ झूमर नृत्य होता है। झूमर से क्या मतलब है यहाँ? देखिए, देवार छत्तीसगढ़ की एक घुमंतू समुदाय मानी जाती रही है, जो अपनी गायन वादन की कला के लिए जानी जाती है। अच्छा। देवार नृत्य उनकी इसी सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा है। झूमर का मतलब यहाँ घूम घूम कर किए जाने वाले एक सामूहिक नृत्य से है, जो अक्सर हल्के फुल्के और मनोरंजक अंदाज में होता है। इसमें कहानियां कहने या लोक गाथाओं को गाने का भी चलन हो सकता है। तो देवार नृत्य मूलतः मनोरंजन, लोक जीवन के रंगों और देवार समुदाय की अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का उत्सव है। समझ गया। और मंडरिया नृत्य, यह फिर से बस्तर का जिक्र लाता है। स्रोत बताता है कि ये विशेष रूप से मंडरी देवी या क्षेत्र के अन्य स्थानीय देवी देवताओं की पूजा और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों के अवसर पर किया जाता है। अच्छा, ये पूजा से जुड़ा है? जी बिल्कुल। इसमें देव पूजा के साथ साथ सामूहिक नृत्य होता है। इस नृत्य में भक्ति भाव प्रमुख होता है। नर्तक अक्सर खास लयबद्ध कदमों और मुद्राओं का प्रयोग करते हैं, जो देवी देवता को प्रसन्न करने या उनसे आशीर्वाद मांगने के लिए होती हैं। ये दिखाता है कि कैसे नृत्य सिर्फ मनोरंजन या सामाजिक अभिव्यक्ति ही नहीं, बल्कि धार्मिक आस्था और अनुष्ठान का भी एक अभिन्न अंग है, जो पूरे समुदाय को एक साझा विश्वास के सूत्र में पिरोता है। ये बहुत दिलचस्प है कि कैसे हर नृत्य का अपने एक अलग संदर्भ, एक अलग उद्देश्य और एक अलग भाव है। कहीं नारी मन की व्यथा, कहीं आध्यात्मिक साधना, कहीं भक्ति, हाँ, कहीं प्रकृति प्रेम, कहीं वीरता का प्रदर्शन, कहीं विशुद्ध उल्लास, तो कहीं धार्मिक अनुष्ठान। अगर हम इन सभी नृत्यों को छत्तीसगढ़ के नक्शे पर रखकर देखें, तो क्या कोई भौगोलिक पैटर्न या क्षेत्रवार विशेषता नजर आती है?
बिल्कुल, स्रोत इस पर भी रोशनी डालता है और एक स्पष्ट क्षेत्रीय विभाजन उभर कर आता है जो काफी रोचक है। बताइए जरा। देखिए, मैदानी छत्तीसगढ़ यानी रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव जैसे कृषि प्रधान इलाके, यहाँ सुआ नृत्य, पंथी नृत्य और राउत नाचा ज्यादा प्रमुख हैं। हाँ, जिनकी हमने शुरू में बात की थी। जी, ये नृत्य यहाँ के सामाजिक और धार्मिक जीवन से गहरे जुड़े हैं। फिर जब हम उत्तर छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ते हैं, सरगुजा, जशपुर, कोरिया, जो पहाड़ी और वन क्षेत्र हैं और जहाँ आदिवासी आबादी ज्यादा है, तो वहाँ कर्मा नृत्य का प्रभाव स्पष्ट दिखता है। ये प्रकृति पूजा, कृषि और आदिवासी सामूहिकता पर केंद्रित है। हालांकि मैदानी इलाकों से निकटता के कारण यहाँ सुआ नृत्य का भी प्रचलन मिलता है। अच्छा, मिला जुला असर है। हाँ, और फिर आता है दक्षिण छत्तीसगढ़ यानी बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर का घना जंगली और मुख्यतः जनजातीय इलाका। जी। यहाँ की अनूठी संस्कृति गौर नृत्य, रेला नृत्य और मंडरिया नृत्य जैसे विशिष्ट जनजातीय नृत्यों में झलकती है। ये नृत्य बाहरी दुनिया से कम प्रभावित और अपनी जड़ों से ज्यादा जुड़े हुए लगते हैं। ये तो है। तो ये साफ दिखाता है कि कैसे भूगोल, मतलब मैदान, पहाड़, जंगल और वहाँ का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश जैसे कृषि आधारित समाज, विशिष्ट जातियाँ, जनजातीय समुदाय मिलकर किसी क्षेत्र की नृत्य परंपराओं को एक खास आकार और पहचान देते हैं। ये विश्लेषण तो छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विविधता की एक बहुत ही साफ और जीवंत तस्वीर पेश करता है। वाकई हर इलाके की अपनी खुशबू, अपनी लय है। निश्चित रूप से। तो जैसा कि हमने इस पूरी चर्चा में देखा, छत्तीसगढ़ की ये लोक नृत्य सिर्फ नाच गाना या मनोरंजन की वस्तुएं नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये उस समाज की आत्मा के दर्पण है। वे उनकी धार्मिक मान्यताओं, प्रकृति के प्रति उनके गहरे सम्मान, कृषि पर उनकी निर्भरता, उनकी वीरता की कहानियों, महिलाओं की भावनाओं और सामुदायिक जीवन के हर पहलू का एक कलात्मक और सुंदर प्रतिबिंब प्रस्तुत करते हैं। हर नृत्य अपने आप में एक जीती जागती कहानी है, एक परंपरा है जिसे लोग सीने से लगाए हुए हैं। ये महज प्रदर्शन नहीं, ये सांस्कृतिक धरोहर है। बिल्कुल सही कहा। ये नृत्य हमें बार बार याद दिलाते हैं कि कला और संस्कृति किसी भी समुदाय के जीवन का कितना अभिन्न अंग होते हैं। ये सिर्फ मनोरंजन नहीं करते, नहीं, बल्कि लोगों को एक दूसरे से जोड़ते हैं, उनकी सामूहिक पहचान को मजबूती देते हैं और उनकी दबी हुई या अनकही भावनाओं को एक सुरक्षित और स्वीकृत माध्यम से अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं। जी। सुआ में महिलाओं के मन की बात, पंथी में अनुशासन और अध्यात्म का संगम, रॉट नाचा में भक्ति और समुदाय का गर्व, कर्मा में प्रकृति से लयबद्धता, गौर में अदम्य साहस और जनजातीय अस्मिता। हर नृत्य जीवन के किसी न किसी महत्वपूर्ण पहलू को छूता है और उसे सजीव बनाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये केवल इतिहास की वस्तुएं नहीं हैं। स्रोत भले ही इनका परिचय दे रहा हो, लेकिन ये परंपराएं आज भी छत्तीसगढ़ के गांवों और कस्बों में जीवित हैं। हाँ, ये जीवित परंपराएं हैं। हाँ, समय के साथ कुछ बदलाव जरूर आ रहे होंगे, लेकिन ये पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित हो रही हैं और राज्य की सांस्कृतिक पहचान को समृद्ध बना रही हैं। ये सोचना ही कितना अद्भुत है कि कैसे ये लोक कलाएं बिना किसी लिखित पोथी के पीढ़ी दर पीढ़ी संस्कृति, इतिहास और सामाजिक मूल्यों को अपने अंदर समेटे हुए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाती रहती हैं। बिल्कुल। और इसी बिंदु पर हम आज की चर्चा समाप्त करते हुए एक विचार हमारे श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। आज की इस तेज रफ्तार बदलती दुनिया में, जहां शहरीकरण और आधुनिकता का प्रभाव बढ़ रहा है, इन पारंपरिक लोक नृत्यों का भविष्य क्या है? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। क्या ये अपना मूल स्वरूप बनाए रख पा रहे हैं? क्या नई पीढ़ी इनमें उतनी ही रुचि ले रही है? क्या मंच प्रदर्शन और पर्यटन ने इनके मौलिक स्वरूप और उद्देश्य को बदला है? या ये अपनी जड़ों से जुड़कर नए संदर्भों में भी अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने का रास्ता खोज रहे हैं? ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर शायद हमें आने वाले समय में इन नृत्यों के विकास को देख के ही मिलेगा।